बड़ी खबर आ रही है देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर ये कि भारत और चीन के दौरान जारी तनाव के बीच फ्रांस से पहला राफेल लड़ाकू विमान 27 जुलाई को भारत पहुंचेगा। हालांकि इस बारे में अभी वायुसेना की तरफ से आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जुलाई के आखिरी हफ्ते में पहले राफेल विमान का भारत पहुंचना तय है। 36 राफेल विमान में 6 राफेल विमानों की पहली खेप जुलाई में पहुंचेगी। तो फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान भारत आने हैं। आपको याद होगा, इसको लेकर काफी सियासत भी गरमाई थी। कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के आरोप लगे थे, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने भी सत्ताधारी बीजेपी पर कई तरह के प्रश्न दागे थे राफेल को लेकर। लेकिन फाइनली आखिरकार वो लम्हा अब भारत के लिए बहुत पास है, जब राफेल उनकी सरजमी पर होगा। और वो जो शस्त्र पूजा जो फ्रांस जाकर रक्षा मंत्री ने की थी, वो शस्त्र पूजा भारत अब अपनी सरजमी पर राफेल विमान की करेगा। राफेल विमान, कोविड-19 की महामारी चल रही है, लगातार जिस तरह तनाव भरी खबरें आ रही हैं, उस दौरान ये खबर सामने आना वाकई में भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और ये जुलाई के अंतिम हफ्ते में राफेल लड़ाकू विमान यहाँ पहुँच जाएगा भारत, और इसको लेकर लगातार जो तैयारियाँ हैं वो काफ़ी समय से चल रही थी। भारत को राफेल जो मिलना है फ्रांस से, वो जो जानकारी है उसके मुताबिक 4.5 जनरेशन मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल होने के कारण 2 इंजन वाला राफेल फाइटर जेट एयर सुप्रीमेसी यानी हवा में अपनी बादशाहत कायम करने के साथ साथ डीप पेनिट्रेशन यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संदीप का मैं बता दूं कि वो दिल्ली से लगातार अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अरुण अमूमन दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज उनकी लोकेशन के बारे में बता दूं, लद्दाख जहां पर तनाव बरकरार है और उस अपडेट पर निगाह बनाए हुए अरुण है। अरुण, आपके साथ मैं जुड़ूं, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है उस पर अपडेट ले लेते हैं संदीप से। संदीप, वायुसेना की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो क्या है अपडेट के तौर पर इस वक्त? देखिए, आधिकारिक पुष्टि सिर्फ तारीख की होनी है कि किस दिन जो है रफाल इंडियन सॉइल पे या ज़मीन पर आएगा, भारतीय ज़मीन पर आएगा। उसकी तारीख अभी जो है आधिकारिक तौर पे जो है घोषित करनी है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उसको किया जाएगा। इससे पहले खुद जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ़ोन पे बात की थी फ्रांस के रक्षा मंत्री से, क्योंकि लग रहा था कि जो डील चल रही थी, जो डील लगातार पूरी होनी थी इन कुछ महीनों में, रफाल के जो कोरोना के चलते कहीं इस तरीके की दिक्कतें ना हो, देरी ना हो, इसके चलते जो है खुद जो है रक्षा मंत्री ने बातचीत की थी फ्रांस के रक्षा मंत्री से। और वहाँ पे फ्रांस के रक्षा मंत्री ने इस बात का जो है आश्वासन दिया था कि जो रफाल की जो डिलीवरी है उसमें कोई देरी नहीं होगी। यानी कि उन्होंने पहले ये साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके की कोई डिले नहीं होगा, और वो समय जो तय समय था उसी तय समय में आएगा। जुलाई के आखिरी हफ्ते में जो है इसका तय समय किया गया था। हालांकि जो है इसको भारतीय सेना को डेडिकेट ज़रूर कर दिया गया है, दे ज़रूर दिया गया, लेकिन ऑफिशियली जो कह सकते हैं कि इंडक्शन जो होगा वो उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई और अगस्त के पहले हफ्ते तक जो है इसका ऑफिशियल इंडक्शन हो। हालांकि भारत सरकार को ये सौंप ज़रूर दिया गया। खुद रक्षा मंत्री गए थे, और बताया जा रहा है कि इस वक्त जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, और 2 फ्रंट वॉर की अगर सिचुएशन की हम लोग बात करें तो इससे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कोई नहीं हो सकता। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और ये डीप पेनिट्रेशन इसकी जो है खासियत में आता है। दूसरा ये कि इसमें जो मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं, जो खूबियों के बारे में संदीप आप बता रहे हैं ना, इस पर मैं बात करूंगी आगे आपसे। लेकिन अरुण, सामरिक शक्ति में जब किसी देश की इजाफा होता है तो बहुत सारे मैसेज लिए जाते हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा वक्त में भारत चीन के संबंध चल रहे हैं, आप चूंकि लद्दाख में ही मौजूद हैं, जरा बताइए राफेल लड़ाकू विमान का भारत की सामरिक शक्ति में आना चीन के लिए क्या संदेश लेकर आता है? देखिए, राफेल वो विमान है जिसके आने से जो शक्ति संतुलन है भारत और चीन के बीच, निश्चित रूप से उसमें भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। दुनिया के सबसे फाइन, सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट में से है वो जो फाइटर एयरक्राफ्ट है राफेल, और उसके आने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी। लेकिन जब तक राफेल नहीं आता है, भारतीय वायुसेना उसके भरोसे नहीं है। मैं आपको बताऊं प्रीति, मैं यहाँ पर हूँ लद्दाख में पिछले कई दिनों से। सुबह 7 बजे अगर आप उसके बाद सोना भी चाहें तो नहीं सो सकती। वो इसलिए
लीजिए कि आप लाख खिड़की दरवाजे अपने बंद कर लीजिए, लेकिन Su-30 जो सबसे बेहतरीन मारक क्षमता वाला हमारा युद्धक विमान है, वो जब यहां से उड़ान भरता है ना, जब शॉर्टेज होती हैं, आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे अगर आप ठीक से वहां पर अपनी देखभाल न करें। इस कदर गरजते हैं हमारे Su-30। और ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, इनके बीचों बीच लगातार उनकी तैयारी, अपनी तैयारी परखते हैं, अपनी क्षमता परखते हैं। और Su-30 जो हमारा विमान है, जो रफाल आने से पहले सबसे बेहतरीन विमान, युद्धक विमान माना जाता है हमारे देश का, वो लगातार यहाँ पर अपनी तैयारी, अपनी मुस्तैदी दिखाता है। और मैं यहाँ रोज देख पा रहा हूँ, सुबह 7 से लेके सुबह 11 बजे के बीच में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लगभग 2 दर्जन बार ये युद्धक विमान उड़ान भरता है। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है चीन की जो सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारी और उनकी दोनों की अपने परसेप्शन है, वहां से जरूर चीन ये देखता होगा और उसे समझ में आ रहा होगा कि रफाल जब आ जाएगा, अभी तो Su-30 इस तरह से गड़गड़ा करके आसमान में आता है, जब रफाल आ जाएगा तब किस तरह से भारतीय वायुसेना और ज्यादा मुस्तैद हो जाएगी। और चिनूक हेलीकॉप्टर की भी हमने तस्वीरें देखी थी और दिखाई थी अपने व्यूअर्स को। मैं आप दोनों से आगे अपनी बातचीत को बढ़ाऊंगी। इस बीच खबर यह है कि चीन से जहां गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों के परिवार वालों ने चीन की सरकार से कोई जानकारी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। चीन ने 15 जून की रात गलवान में भारतीय सैनिकों से हुई झड़प में मारे गए अपने सैनिकों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। और एक अमेरिकी अखबार में छपी खबर में दावा किया गया है कि गलवान में तैनात चीन के सैनिकों के परिवार वाले कोई जानकारी नहीं मिलने से नाराज हैं। चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो और दूसरी साइट पर चीन के नागरिक अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। चीन में यह खबर फैल चुकी है कि झड़प में उनके 43 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन की सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इससे चीन के लोगों में अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा फैल रहा है। इसी दौरान खबर यह भी है कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में एक और अपडेट आया है, खबर आई है। वो ये है कि चीन की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक LAC पर झड़प से पहले चीन ने अपने मार्शल आर्ट फाइटर्स और पर्वतारोहियों को भेजा था। चीन के अखबार नेशनल डिफेंस न्यूज के मुताबिक तिब्बत की राजधानी ल्हासा में माउंट एवरेस्ट ओलंपिक टॉर्च रिले टीम और कुछ मार्शल आर्ट क्लब के लड़ाकू नजर आए थे। इनके बीच तिब्बत के कमांडर ने दावा किया है कि फाइट क्लब की ट्रेनिंग ने सैनिकों को फुर्तीला बनाने में मदद की। चीन के अखबार का दावा है कि ल्हासा में चीन ने 5 मिलिशिया डिवीजन को तैनात किया था। सूत्रों के मुताबिक मिलिशिया डिवीजन आधिकारिक रूप से सेना नहीं होती है, बल्कि ये सेना की मदद के लिए मौजूद रहती है। इधर चीन के खिलाफ दुनिया भर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। चीन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हांगकांग में वहां के निवासियों ने प्रदर्शन तेज किया है, जबकि LAC पर भारत से झड़प के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। उधर जापान की राजधानी टोक्यो में तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ शेम शेम के नारे लगे हैं और तिब्बत की आजादी की मांग की गई है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, दुनिया में चीन पहले ही कोरोना वायरस को लेकर अपनी थू-थू करा चुका है, लेकिन अब जिस तरह से दुनिया में खास तौर पर, हालांकि ये बात सही है कि चीन के अधिकार क्षेत्र में हांगकांग आता है जहां पर वहां के निवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक और बात है, जो शी जिनपिंग के खिलाफ शेम शेम के नारे लग रहे हैं, तिब्बत की आज़ादी की मांग हो रही है। ये मौजूदा स्थिति में चीन के लिए बहुत सकारात्मक दृश्य नहीं पेश कर रहा है। पहले से ही परेशान है और उसकी परेशानी इस तरह की आवाज़ों से और ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए, निश्चित रूप से चीन अपने अधिकारों की बात तो वो करता है, लेकिन दूसरे देश की संप्रभुता का ख्याल नहीं रखता है। तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा है, हांगकांग के लोगों के जो नागरिक अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार उनके हैं, उस पर हमला करता है। साथ ही साथ आप देखिए कि 2003 में वाजपेयी जब सरकार थी तब चीन के साथ एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत हमने, भारत सरकार ने मान लिया था, वाजपेयी सरकार ने, कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। इसके एवज में चीन ने भी मान लिया था कि सिक्किम हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। लेकिन आप देखिए कि सिक्किम के बॉर्डर पे भी लगातार वो अपनी जो लाइन है ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो चीन से किसी तरह की उम्मीद करना बेमानी है, वो धोखेबाज है, चालबाज है। जहां तक बात आप शी जिनपिंग की कर रहे हैं, निश्चित रूप से कोविड के चलते पूरी दुनिया चीन से दूरी बना के चल रही है। उसके पास निवेश नहीं आ रहा, कंपनियां वहां जाना नहीं चाहती, चीन को गहरा धक्का लग रहा है। हिंदुस्तान के लोग मेक इन चाइना, जो मेड इन चाइना है,
उसके बरक्स मेक इन इंडिया की बात करने लगे हैं, अब आत्मनिर्भर बनने की बात करने लगे। इतना बड़ा बाजार है, हम सामान खरीदना अगर बंद कर दें चीन का तो उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में और ज्यादा चरमरा जाएगी। वन बेल्ट वन रोड जो उसका इनिशिएटिव है, दुनिया भर के मुल्कों को उसने बहुत ज्यादा लोन बांट दिया है, उसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर है। अब ये देश जैसे पाकिस्तान जैसे देश हों, श्रीलंका जैसे देश हों, ये लोन पे नहीं कर पा रहे हैं चीन को, चीन के पास पैसा वापस नहीं आ रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था खराब है। और ऐसे में दोनों मोर्चों पर जब चीन ने मोर्चा खोला है, एक सैनिक मोर्चा, अर्थव्यवस्था का मोर्चा, और भारत ने जिस तरह से जवाब दिया है, निश्चित रूप से चीन को एकदम से करारा जवाब मिला है और उसकी जो बौखलाहट है वो साफ दिखाई दे रही। और बौखलाहट तो ये हद है कि नेपाल तक को हाईजैक करने की कोशिश चीन कर रहा है। अरुण, आप लगातार अपडेट के लिए जुड़िएगा हमारे साथ। 15 जून की रात गलवान में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बारे में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने तफसील से डिटेल में जानकारी दी है। सुनते हैं जनरल वीके सिंह की जुबानी 15 जून की रात गलवान झड़प की कहानी। 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए, वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है, थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई, और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए। चीन के लोग, क्योंकि उनकी तरफ रास्ता थोड़ा ठीक था, थोड़ा जल्दी आ गए। उसके बाद जब हमारे लोग आए तो तकरीबन रात के समय अंधेरे में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में जो उनके पास था, हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है, और अंधेरे में जहां 500-600 लोग इकट्ठे गुत्थम गुत्था हो रहे हो, एक आदमी अगर इस्तेमाल कर ले हथियार, तो आप सोचिए उसका क्या असर हो। चीनी सैनिक ये सोचकर आए थे कि वो हमारे लोगों पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने हताहत होने वालों की संख्या भी सुनी होगी। पहले 3 के बारे में बताया गया था क्योंकि शुरू में आगे ये 3 ही थे, और उसके बाद जब और लोग आ गए तो उस झगड़े के अंदर कुछ लोग चीन के भी पानी में गिरे, हमारे लोग भी पानी में गिरे। 16,500 फुट की ऊंचाई पर पानी कितना ठंडा होगा इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और जो गीला हो गया और वो फिर गुत्थम गुत्था हो गया या गिर गया या उसके चोट लग गई उस ऊंचाई के ऊपर, तो उसकी सुबह क्या हालत होगी वो आप अंदाजा लगा। और इसीलिए जो बाकी 17 आदमी जो हमारे शहीद हुए, टोटल 20 थे, 17 जो शहीद हुए, उसके अंदर ज्यादातर ये 17 वो थे जिनके कुछ चोट लगी, जो गीले हो गए और पूरी रात खुले के अंदर वहीं पर रहे। इसी तरीके से 70 के करीब और थे जो गीले हुए या जिनके चोट लगी, जो पूरी तरह से संभल नहीं पाए, और उस ऊंचाई के ऊपर
उनकी तबीयत खराब होगी। इसीलिए जब हमारी कैजुअलिटी फिगर आती है तो इसके बारे में बताते हैं। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव के दौरान भारत और जापान की नौसेना ने सैन्य अभ्यास किया है। 2 दिन पहले हुए सैन्य अभ्यास में भारत ने हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान तापमान जो लगातार जापान है वो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के जंगी जहाज़ों ने हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखाई है। तो हिंद महासागर में ताकत दिखाते हुए दोनों देशों के सेना के लोग, और ये लगातार ज़रूरी इस लिहाज से था कि मौजूदा वक्त में भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है और भारत और जापान की नौसेना ने एक साथ एकजुट होकर सैन्य अभ्यास किया है। 2 दिन पहले इस सैन्य अभ्यास में भारत ने हिंद महासागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के जंगी जहाज़ों ने हिंद महासागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। भारत और जापान का एक साथ एकजुट होकर ये सैन्य अभ्यास बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से क्योंकि भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल के लिए वोकल होने की बात कहकर स्वदेशी इस्तेमाल करने की बात कही। इस बात का कोलकाता के लोगों ने पालन करने का इरादा किया। दरअसल कोलकाता में एक बाजार है चाइना बाजार। ये बाजार चीन के बने सामान के लिए मशहूर है और आमतौर पर यहाँ खरीदारों का तांता लगा रहता है। लेकिन एलएसी पर भारत के चीन के साथ जिस तरह से तनाव बढ़े हैं उससे इस बाजार में सन्नाटा पसर गया है। व्यापारियों का कहना है कि पैसा लगाकर चीन का सामान तो ले लिया लेकिन ये हमारे गले की फांस बन गया है। कोलकाता की चांदनी चौक की ये वो गली है जहां पर ईयरफोन से लेकर के टॉर्च और स्पीकर से लेकर के लाइट सब कुछ चाइनीज़, सब कुछ सस्ती बिकती है। लेकिन जब से भारत और चीन के बीच तनाव की परिस्थिति आई है, बाज़ार में ख़रीदारों की कमी हो गई है। जो यहाँ पर विक्रेता हैं इनसे बात करते हैं। अभी क्या ये चाइनीज़ जो सामान है ये बेचने के बाद या फिर आप क्या और सामान ऑर्डर कर रहे हैं? देखिए फ़िलहाल तो अभी जैसा चल रहा है मार्केट में स्थिति, जैसे ये सब सामान वगैरह है ये सब हम लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं। अगर चाइनीज़ का सामान अगर नहीं आता है तो हम लोग नहीं बेचेंगे क्योंकि हमको चाइनीज़ ऑलरेडी बेचना भी नहीं है। अगर अपने इंडिया के अंदर में फैक्ट्री बनता है, वर्कर काम करता है, अगर काम मिलता है तो क्यों नहीं हम इंडियन सामान बेचेंगे? हम क्यों चाइनीज़ वाला सामान बेचेंगे? बहुत सारा कस्टमर जो आ रहे हैं चाइनीज़ सुनते ही माल छोड़ दे रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं, तो इससे हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। पाकिस्तान की कराची स्टॉक